आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं बुशरा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 की चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। साथ ही कई पार्टियां भी सामने उभर कर आ रही हैं। आज हम आपको राष्ट्रीय आज़ाद मंच राम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुमार तिवारी से मिलवाने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे, वो खुद बताएंगे कि क्या करना चाहते हैं। जय श्री राम। राम राम सभी जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी श्रोतागण, सबको राम राम। ये राष्ट्रीय आज़ाद मंच पार्टी का गठन आज से 4 साल पहले हुआ था और इसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सत्यव्रत भारती जी हैं। उनका नाम वैसे सत्यव्रत भोसले है, भारती उन्होंने इसलिए लगा रखा है कि हमारी पार्टी का एक ये था कि एक धर्म, एक कानून और एक समान अधिकार, ये हमारा मेन मूल मंत्र है हमारी पार्टी का। तो इसमें जो उन्होंने इसलिए ये कहा कि सभी पार्टी के लोग अपने सरनेम नहीं लगाएंगे, अपनी जाति नहीं लगाएंगे, सब लोग भारतीय लिखेंगे। जैसे हम इंडियन हैं तो हम भारतीय लिखेंगे। तो उन्होंने अपना नाम सत्यव्रत भारती लिखते हैं। अब वो ऑन पेपर सत्यव्रत भारती लिखते हैं। तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पंजाब चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। और मैं संजीव तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है इसकी कमान मुझे उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है कि उत्तर प्रदेश में आप इसको संभालें और मैं उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं उनके दायित्वों को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। संजीव जी, उत्तर प्रदेश में वैसे भी तमाम राजनीतिक पार्टियाँ हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? आप तो एक अच्छी, सुना है कि अच्छे कारोबारी हैं, लेकिन पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? देखिए, एक जो व्यापारी है उसकी एक जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति भी। और जिस तरह के पार्टियों का जो पिछले 15 सालों से जो पार्टियों का जो तरीका है, जो समाज के साथ जो पार्टियों ने जिस तरीके से छलावा किया है समाज के लोगों के साथ, समाज के हितों के साथ, उसके देख करके ये ज़रूरत आन पड़ी। तो फिर 4 साल पहले हम सब लोग इकट्ठा हुए और ये हुआ कि एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जो स्वच्छ राजनीति करे और समाज के हितों का ध्यान रखे। आप देखें, 70 साल में लगभग 50 साल कांग्रेस ने शासन किया और बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी ने भी शासन किया। कई बार उन्होंने कई सारी पार्टियों के गठबंधन से शासन किया। अभी पिछले 2 टर्म से जो है 10 साल लगभग होने जा रहे हैं, 2 साल के बाद 10 साल जो है होने जा रहे हैं। और इसमें 10 सालों में जो अगर आप पूरा निचोड़ निकालेंगे 10 सालों में राजनीति का, तो धर्म के नाम पर इनका सबसे बड़ा एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी का रहा, वो धर्म के नाम पर इन्होंने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ी, हिंदू मुस्लिम को अलग किया, धर्म के नाम पर जो है राजनीति की। कुछ अच्छे काम भी किए इन्होंने, जैसे कि कश्मीर में 370 हटाना, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। इन्होंने राम मंदिर का श्रेय ये लेते ज़रूर हैं, बट सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन्होंने उसको करवाया, उसका श्रेय भी लेते हैं। लेना भी चाहिए, गवर्नमेंट इनकी थी, सत्ता इनकी थी, तो इन्होंने लिया, अच्छी बात है। बट उसके अलावा ये जब पार्टी में आए, जब कांग्रेस की पार्टी के बाद इन्होंने 2014 में पहला चुनाव लड़ा, तो इन्होंने महंगाई को अपना मेन मुद्दा बनाया था। उस वक्त इनके बड़े शीर्षस्थ नेता, चाहे वो स्मृति ईरानी जी हों या और भी बड़े जो प्रकाश जावड़ेकर हों या मोदी जी हों, इन्होंने काला धन काला धन काला धन का नारा लगाया। महंगाई का सिलेंडर लेकर के सड़क पे स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ तोड़ती रहीं कि सिलेंडर के दाम महंगे हो रहे हैं, लगातार पेट्रोल के दाम महंगे हो रहे हैं। आज ये सारे मुद्दे इनके पार्टी के मैनिफेस्टो से गायब हैं। अब ये इनकी बात ही नहीं करते। अब ये सिर्फ ये करते हैं, एक चुनाव लड़ते हैं और दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और इनके ये मेन मुद्दे, ये धर्म के और राष्ट्रवाद के नाम पर इन्होंने पब्लिक को, जनता को गुमराह किया है और विकास का मुद्दा तो बिल्कुल गायब हो गया है और सिर्फ ये धर्म की बात करते हैं। धर्म में हिंदुओं को भी लड़ाते हैं। अभी जैसे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है 2022 में, अभी इन्होंने बैकवर्ड को 25% की नीट में जो है आरक्षण दे दिया। अब आप जो है नीट में जो आरक्षण दिया है, तो इसमें आप ये समझ लीजिए, जब डॉक्टर्स आरक्षण कोटे से आएंगे तो वो इलाज क्या करेंगे? तो क्या लाशों पे आप राजनीति करना चाह रहे हैं? अभी पुलवामा के में जब कांड हुआ था, फिर आपने लाशों पे राजनीति की। आप इन लाशों पर राजनीति कब तक भाजपा करती रहेगी? और कांग्रेस और भाजपा में अंतर क्या है? ये दोनों एक जैसी पार्टियां हो गई, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ, तो दोनों में अंतर नहीं रह गया। तो ये सब सोच करके कि मेरी जो पार्टी राष्ट्रीय आज़ाद पार्टी राम पार्टी है, इसका प्रमुख मुद्दा है कि हम आरक्षण का विरोध करते हैं और आरक्षण जब तक खत्म नहीं हो जाता, आरक्षण को ख़त्म करना नहीं है, आरक्षण को परिमार्जित रूप में लागू करना है। मैं फिर से दोहराऊंगा, आरक्षण को परिमार्जित रूप में लागू करना है। आर्थिक आधार पर आरक्षण हम देंगे। हर जितने भी IAS हैं,
जितने भी चीफ इंजीनियर्स हैं, जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े उद्योगपति हैं, क्या उनके बच्चों को आरक्षण चाहिए क्या? उनको उन्हीं को आरक्षण मिल पा रहा है, आरक्षण का जो लाभ है उन्हीं को मिल पा रहा है। तो हमारी ये पार्टी की कोशिश रहेगी कि हम आरक्षण जात के आधार पर ना दे करके, जातिगत आधार पर ना दे करके, हम आरक्षण को आर्थिक आधार पर देंगे। आरक्षण का जो हम परिमार्जित रूप में लागू करके जो मसौदा तैयार करेंगे वो जो है आर्थिक रूप पर होगा। तभी वो आरक्षण एक अगली एक अगले जो बच्चा बैठा है गांव में, किसान का गरीब बच्चा बैठा है, उस तक तभी ये पहुंच पाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो 8th क्लास और 10th क्लास के बाद पढ़ ही नहीं पाते। आज भी हमारे यहाँ 10 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो 10th क्लास के बाद वो पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उनको आरक्षण का तो लाभ मिल ही नहीं सकता। तो सबसे पहले उनके लिए ऐसी व्यवस्था लागू करना है कि उनको समुचित शिक्षा मिले, समुचित उनको स्वास्थ्य मिले, समुचित उनको एक माहौल मिले, जो प्राइवेट स्कूलों का माहौल होता है वैसा एक माहौल मिले। जैसा प्राइमरी स्कूलों की जो आप देख रहे हैं कितनी बुरी दशा है, तो प्राइमरी स्कूलों का पुनरुद्धार करना, उनको प्राइवेट स्कूल जैसे का माहौल देना, वहाँ भी स्विमिंग पूल हो, वहाँ वाईफाई कनेक्शंस हो, अच्छी बिल्डिंग्स हो, उनको वो एटमॉस्फेयर देना जो वहाँ पर जो एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को दिया जाता है। तो ये हमारी राष्ट्रीय आज़ाद मंच पार्टी की सबसे 3 प्रमुख जो है हमारी जो मॉर्निंग मैनिफेस्टो है हमारा, जो हमारा संकल्प पत्र है, उसमें 3 प्रमुख मुद्दे हैं हमारे। पहला आरक्षण विरोध, दूसरा SC/ST एक्ट कानून का खात्मा। जब इसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था तो इनको दोबारा वोट बैंक की राजनीति के तहत कुछ लोगों ने सड़क पे उतरे और इस कानून का विरोध किया, इन्होंने तुरंत उसको लागू कर दिया। तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है भाजपा, और पब्लिक को गुमराह कर रही है राष्ट्रवाद के नाम पर और धर्म के नाम पर। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को रिझाने के लिए तमाम लोग जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। बसपा और सपा दोनों ही ब्राह्मणों को रिझाने के तमाम सम्मेलन कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। ब्राह्मण क्या है कि एक जैसा कि एक बुद्धिमान वर्ग माना जाता है ब्राह्मण को हमेशा से। ब्राह्मण ने हमेशा जो है एक जो है वो समाज को सही दिशा दिखाने का काम किया है। तो अभी ब्राह्मण को क्या है कि पीछे जैसे कि बसपा ने भाईचारा बनाओ समिति में ब्राह्मणों को काफ़ी वोट जो है टिकट दिए, तो वो पूर्ण बहुमत में आ गई। उसके बाद क्या है, ब्राह्मण अभी सिर्फ एक वोट बैंक तक सीमित हो चुका है। अभी सपा जो है परशुराम जो है ट्रस्ट बनाया, उसने परशुराम की मूर्ति लगाने जा रही है। अभी मेरे एक फ़ोटो वायरल हुआ, उसमें बहुत सारे लोग बसपा के कद्दावर ने जो विधायक हैं और ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो गए, उन्होंने परशुराम का चित्र जो है दिया। तो सिर्फ ये राजनीति कर रहे हैं ब्राह्मण के नाम पे, ब्राह्मणों को रिझाने की राजनीति कर रहे हैं। परशुराम हमारे विष्णु जी के अवतार थे, वो भगवान हैं, उनको भगवान का दर्जा मिला, वो भगवान है, वो विष्णु के अवतार थे। आप उनकी फ़ोटो दे रहे हैं तो जूता पहन करके, आपके पैरों में जूते हैं और जूता पहन करके आप माननीय अखिलेश जी को आप फ़ोटो जो है आप उनको भेंट कर रहे हैं। और आपके मन में श्रद्धा नहीं है, जब तक आप श्रद्धा भाव नहीं है तो इसका ये लगता है कि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है। तो ऐसी राजनीतियों से ब्राह्मण हमारे जितने भाई हैं वो बचें। और ब्राह्मणों को, क्योंकि 15% से 16% तक ब्राह्मण है यहाँ पर, और ब्राह्मण जिधर जाएगा वो सत्ता की कुंजी बन गया है। ब्राह्मण के इर्द गिर्द सत्ता की कुंजी घूम रही है, और इस बार ऐसा ही होगा कि जो है ब्राह्मण जिधर घूमेगा सत्ता उसी की तरफ जाएगी। तो इसलिए ये लोग ब्राह्मण को रिझाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय आज़ाद मंच राम पार्टी के संजू जी से हम बात कर रहे हैं। अब संजू जी ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में वो किन किन सीटों पर अपना दावेदारी प्रस्तुत करेंगे, कितने लोगों को वो चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। संजू जी, हम अभी हमारी बहुत सारे लोगों से बात कर रही है, बहुत सारे लोग हमारी पार्टी को जो है हमारे तक जो है आ रहे हैं मिलने और अपना बायोडाटा और चुनाव लड़ने के लिए। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सभी सीटों पे चुनाव उतारेंगे। हमें मालूम है कि ये बहुत मुश्किल है, बट आसान रहा है, आसान नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों के जो पूंजीवादी पार्टियां हैं, जिन्होंने बड़े बड़े, जिनके पीछे बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगा रखी है भाजपा ने, है ना, और जो है कांग्रेस ने और सपा ने, जो ये पूंजीवादियों की पार्टियां हैं, इनके खिलाफ लड़ना है। बट हम अपने संकल्प को हम के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और जो पार्टियां हमारी नीतियों से सहमत होगी उनके साथ हम गठबंधन भी कर सकते हैं। बट हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है और SC/ST एक्ट का मुद्दा है और जो प्राथमिक स्कूलों की पुनरुद्धार का मुद्दा है, ये हमारी मेन मांगे हैं और ये हमारा संकल्प है कि इन मुद्दों पर हमें काम करना है। जिन पार्टियों को हमारे इन मुद्दों में सहमति है हम उनके साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। कई पार्टियों से हमारी बातचीत भी चल रही है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। जितनी छोटी पार्टियां हैं सब अगर एक हो जाएं तो बड़ी पार्टियों की तो हालत ख़राब हो जाएगी, ऐसा लगता है क्या?
हाँ देखिए, अगर सही दिशा निर्देशन में और एक सच्चे नेता के अंडर में, उनके बैनर तले सब लोग एक जुटते हैं और सच्ची श्रद्धा के साथ जुटते हैं और एक सच्चे विश्वास के साथ जुटते हैं और समाज के हित के लिए काम करने के लिए जुटेंगे, तो ज़रूर, क्योंकि जनता सबसे बड़ी जो है जनता जनार्दन है, वो जिधर जाएगी, जो जहाँ उसको अपना हित दिखेगा वहाँ जाएगी। अभी तो धर्म के नाम पर जनता को बांट दिया गया है। भाजपा ने हमेशा यही किया है। पिछले चुनाव में भी वो धर्म की राजनीति कर रही थी। अब ना वो कालाधन की बात करती है, ना बेरोजगारी की बात करती है, ना महंगाई की बात करती है। एक महीने में 16 बार जो है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए। जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, तो सारी आपकी रोज़मर्रा के सामानों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये उस पर बात ही नहीं करते, ना कालाधन पे बात करते हैं। तो अभी हम जो सारी पार्टियों के साथ जो हमारा मंथन हो रहा है वो यही हो रहा है कि हम सबसे पहले जनता की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको हम सही दाम उनको दिला सकें। जैसे किसानों का मुद्दा है, किसान 9 महीने से वो रोड पर हैं, बट उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। उनसे बात करने के लिए नहीं जाते हैं। बात करने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि इनको राजनीति करनी है। तो किसानों का दर्द नहीं सुन सकती है, ऐसी पार्टी को रहने का हक नहीं है। किसान हमारा अन्नदाता होता है, वो हमें अन्न उपजा करके देता है। अभी कुछ दिन पहले भाजपा ने एक ट्वीट हुआ था भाजपा का, उसमें ये दिखाया था कि जो राकेश टिकैत जी हैं वो एक रूम में एसी लगा के टेंट में सो रहे हैं। क्या किसान एसी में नहीं सो सकता है? क्या किसान जीवन भर वो जो है मजदूर बन के रहेगा? किसान को एसी में या महंगी कारों में घूमने का हक नहीं है? तो ऐसे जिन पार्टी के प्रवक्ता किसानों को मवाली कह सकते हैं, तो ऐसी पार्टियों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो हम ऐसी पार्टियों के साथ तो बिल्कुल गठबंधन नहीं करेंगे। हाँ, हम उन पार्टियों के साथ करेंगे जो सबसे जरूरी हमारा मुद्दा है, आरक्षण का विरोध। जो पार्टी आरक्षण का विरोध करेगी उसके साथ हम जरूर समझौता करेंगे। जैसा पिछली बार दिल्ली में हुआ कि लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज के अलावा किसी व्यक्ति ने दूसरा झंडा फहरा दिया, क्या यह सही है? जी बिल्कुल सही नहीं है। राष्ट्रध्वज हमारे सम्मान का प्रतीक है। हमारे देश से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। देश से बड़ी कोई पार्टी नहीं है, देश से बड़ा कोई इंसान नहीं है। वहाँ पर जिन खुराफाती तत्वों ने, ये खुराफाती तत्व कौन थे मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, मैंने भी मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने देखा कि कुछ शरारती तत्वों ने वहाँ पर कोई झंडा वहाँ पे फहराया है ना। ये बिल्कुल ही अक्षम्य है और बिल्कुल देशद्रोह के श्रेणी में ये काम आता है। उनको सख्त से सख्त उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। होता है क्या है, जब हम कोई भी रैली या कोई बड़ा वो करते हैं, कोई भी हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, वहाँ हर जगह पे हर पार्टियों में कुछ अराजक तत्व होते हैं जो आ जाते हैं, जिन्होंने ऐसा काम किया। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि किसानों का ये काम नहीं है। ये किसानों को बदनाम करने के लिए एक साजिश है किसी पार्टी की या किसी शरारती तत्व की। इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, अभी 2022 में राकेश टिकैत जो है एक बहुत बड़ा नाम उभर कर सामने आ रहा है। सारी पार्टियां उनसे मिल रही, वो उनसे मिल रहे हैं, तो क्या राकेश टिकैत भी चुनाव मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं? जी, राकेश टिकैत जी बड़ा नाम है। वो पहले से उनके पिताजी किसानों के बहुत बड़े नेता थे, है ना, वो आदरणीय थे। और राकेश टिकैत जी भी उन्हीं के सुपुत्र हैं, किसानों के नेता हैं। बहुत बड़ा उनका एक किसान यूनियन, बहुत बड़ी पार्टी है ना। अभी क्या है कि देखिए, किसानों को जो किसान कानून है, अभी लोग जानते नहीं किसानों का कानून क्या है। किसान का कानून बेसिकली 3 कानून है। पहला मंडी, दूसरा जो है जो ये स्टॉक करते हैं, तीसरा ये, और तीसरा जो है MSP। तो मंडी क्या है, मंडी में 373 मंडियाँ हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 से 250 से ज़्यादा मंडियां बंद पड़ी हैं। सरकारी मंडियां कोई खरीद के लिए नहीं है। वहाँ कोई खरीदार नहीं बैठता है, ना सरकारी तरफ से कोई अनुदान मिलता है उनको। तो अभी क्या है कि किसान अपना राशन बेचने कहाँ जाए, सबसे बड़ी उसके साथ सुविधा ये है। अब वो कहते हैं कि किसान, माननीय मोदी जी ने कहा किसान, बिहार का किसान आगे उत्तर प्रदेश में बेचे। जब उसे 2 रुपये का फ़ायदा होना है और वहाँ से किसान अपना जो है राशन लेकर चलेगा और वो उत्तर प्रदेश आएगा, तो उसका तो 10 रुपये खर्च हो जाएगा। तो 2 रुपये का तो 8 रुपये तो उसकी जेब से चला जाएगा। तो बताइए वो क्यों खरीदेगा वहाँ से? बिहार का किसान यहाँ पे आके क्यों बेचेगा? उन्होंने यही बोला ना, वो जो है किसान कानून में, कि भाई वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं बेच सकता है। इनफैक्ट ये जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बेच सकता है, लेकिन ये आप पर दबाव नहीं है कि आप ज़बरदस्ती बेचिए, आपकी मर्जी है वो तो ना। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ, बट मंडियाँ तो बंद पड़ी है ना। आप पहले उन मंडियों को पुनर्जीवित कीजिए। जो 373 मंडी आती है उनमें 250 से ज़्यादा मंडियाँ बंद पड़ी हुई हैं। वहाँ पे कोई खरीदार बैठता ही नहीं है, वहाँ आपका कोई आदमी बैठता नहीं है। किसानों का 1200 करोड़ रुपए आज भी बकाया हुआ है। बताइए किसान कहाँ से वो अगली फसल कहाँ से बोएगा? उसके बाद जब पैसा ही नहीं होगा। आपने कांग्रेस सरकार में 40 रुपये बढ़ाया गया था समर्थन मूल्य, सपा सरकार ने 60 रुपये से 80 रुपये बढ़ाया समर्थन मूल्य। आपने कहाँ बढ़ाया? आपने तो बढ़ाया नहीं। आपने बोला MSP, मैक्सिमम सेल प्राइस की MSP आप तय नहीं करना चाहते हो। स्टॉक के आप कहते हो कि पहले कानून था जिसमें आप ये था कि 100 टन या 500 टन से ज़्यादा कोई भी आदमी
खाने पीने की चीज़ स्टॉक नहीं कर सकता। आपने वो कानून ख़त्म कर दिया। आपके कानून बनने से पहले अडानी और अंबानी ने हज़ारों मिट्टी टन के गोडाउन बनवा लिए। इसका मतलब ये क्या है कि आपने पूंजीवादियों के दबाव में आकर के ये कानून बनाए। आप जब स्टॉक कर लोगे, कोई चीज़ सिर्फ आपके पास होगी, तो आप अपने हिसाब से रेट खोलोगे ना मार्केट में। आप बताइए, तो किसान क्यों नहीं, आप किसानों से बात क्यों नहीं करते हो? अगर आपका मन साफ है किसानों के लिए, आप किसानों से बात क्यों नहीं करते हो? आप शाहीन बाग में, आप शाहीन बाग जो है में गए, आपके लोगों वहाँ पे बात करने जा रहे हैं, आप किसानों से बात नहीं कर सकते हो। किसान कोई आतंकवादी तो है नहीं। किसान हमारे देश का नागरिक है। वो अपने जो है सीने पे जो है हल चला करके उत्पादन करता है, हमें वो राशन देता है। आप किसानों को अपमान कर रहे हो। आपकी जो अभी हाल में जो मंत्री बनी है, राज्य मंत्री है ना, लेखी जी ने, उन्होंने मवाली कहा किसानों को। ये क्या क्षमा के योग्य है ये बातें? आपका कोई भी मंत्री आज तक मिलने क्यों नहीं गया उनसे? और आप मिलने जाता है तो आप वहाँ पर खुले मंच पर क्यों नहीं बात करते उनसे? आप कमरों में बात करते हो। आप कहते हो 3 मुद्दों के अलावा आप किस चौथे मुद्दे पे बात करने आइए। तो मेरे मुद्दे ही वही हैं, हम चौथे मुद्दे पे बात करने क्यों जाएंगे? तो हमारी पार्टी किसानों का भरपूर समर्थन करती है और किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। और राकेश टिकैत जी के साथ हम उनकी बातों का, उनके जो हक की बात है, हक की लड़ाई है, हम उनके हर हक की लड़ाई में, किसी भी आदमी की, आम नागरिक की हक की लड़ाई हो या किसानों की हक की लड़ाई हो, हमारी राम पार्टी उनके साथ हमेशा खड़ी है। और ये पार्टी हमेशा डराने का काम करती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बता दूं, राम पार्टी ना डरेगी और ना डराएगी। हम डरने वालों से नहीं है। हमें मालूम है कि ये इनका काम होता है भाजपा का, जेल भेज देना, उन पर झूठे केस लगा देना, पैसे से खरीदना, ये साम दाम दंड भेद, ये सारे काम करते हैं। मुझे मालूम है, अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल हो सकता है मैं जेल में हूँ, मुझे बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ और ना डराने वाला हूँ। तो मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, राष्ट्रीय आज़ाद मंच राम पार्टी के ये संजू जी थे जो अपने विचार रखे थे और वो इस बार विधानसभा चुनाव में सारी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अब आगे देखना है कि ये पार्टी क्या कर पाती है, उत्तर प्रदेश में नया इतिहास रचेगी या कई पार्टियों की तरह ये पीछे ही रह जाएगी। दोस्तों, राष्ट्रीय आज़ाद मंच राम पार्टी के संजू जी से भी हम बात कर रहे थे। अब हम आपको महिला प्रदेश अध्यक्ष स्वाति जी से मिलवाते हैं जो आपको बताएंगी कि इस पार्टी के क्या खास मुद्दे हैं और आरक्षण का विरोध ये खुद क्यों कर रही हैं जब ये खुद एक बैकवर्ड समाज से आती हैं। स्वाति जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नमस्कार बोलती हूँ। मैं राष्ट्रीय आज़ाद मंच राम पार्टी की प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ। और आपने जो मुझसे सवाल किया कि मैं खुद बैकवर्ड इस रिजर्वेशन को क्यों ख़त्म करना चाहती हूँ, देखिए मैं नहीं चाहती मुझे ऐसा कोई लाभ मिले जिसमें जाति शामिल हो। ठीक है, हमारा देश ऑलरेडी जाति के नाम पर इतना बढ़ चुका है, हिंदू मुस्लिम सिख ऐसे ऑलरेडी। फिर उसके बाद मैं अगर हिंदू हूँ तो मुझे हिंदू बोला जाए ना। मैं ओबीसी क्यों हूँ, मैं जनरल क्यों हूँ, मैं SC ST क्यों हूँ? मुझे ऐसा जातिवाद वाला रिजर्वेशन नहीं चाहिए। अगर आपको रिजर्वेशन लाना है तो आप महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाइए, विधवा के लिए रिजर्वेशन लाइए, विकलांगों के लिए, दिव्यांग के लिए रिजर्वेशन लाइए, लेकिन जाति के नाम पे क्यों रिजर्वेशन? और अगर रिजर्वेशन लाने का इतना ही शौक है आपको तो हर चीज़ में रिजर्वेशन लाइए। फिर पेट्रोल महंगा हुआ है, SC ST को कितना सस्ता मिलना चाहिए, OBC को कितना महंगा मिलना चाहिए, उसमें भी रिजर्वेशन लाइए। स्पोर्ट्स में भी रिजर्वेशन ला दीजिए। फिर तो उस हिसाब से हर चीज़ में रिजर्वेशन लाइए। तो मुझे जाति के नाम पे रिजर्वेशन जो मिल रहा है ना, उससे प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए जिसमें जाति शामिल हो। आप SC ST बोल के रिजर्वेशन ले लेते हैं, लेकिन आपको चमार बोल देंगे तो आप हम पे SC ST एक्ट लगा देंगे। तो ये मुझे इस बात से बहुत प्रॉब्लम है। तो महिलाओं को अगर आरक्षण दिया जाए तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हमारे समाज में महिलाओं को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है जितना पुरुषों को दिया जाता है। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। ऐसे में अगर सिर्फ महिला वर्ग को आरक्षण दिया जाता है कुछ प्रतिशत, तो ये एक तरीके का बहुत अच्छा काम है कि महिला वर्ग को अपलिफ्ट करने का काम हो रहा है यहाँ पे। जैसे पुरुषों में भी होता है कि टैलेंट है तो आगे आदमी आएगा। टैलेंट के आधार पर ही आपकी पार्टी का मेन मुद्दा है कि जो आर्थिक स्थिति जिसकी कमज़ोर है उसे आरक्षण दिया जाए, यही जी। तो महिलाओं में भी अगर ऐसा कुछ है कि ये कोई अमीर महिला है या गरीब महिला है तो महिला सबको आरक्षण मिलना चाहिए या उसमें भी कुछ कैटेगरी डिसाइड होनी चाहिए महिलाओं में? नहीं, कैटेगरी देखिए आर्थिक तौर पे तो डेफिनेटली कैटेगरी डिसाइड ही होनी चाहिए कि जो महिला पुरुष से कोई मतलब नहीं। उससे महिला पुरुष से कोई मतलब नहीं है। महिलाओं को आरक्षण सिर्फ एक तरह का एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि महिला हमारे समाज में और आगे बढ़ें, बस इसलिए महिलाओं को आरक्षण दें। इसमें ये नहीं कि अमीर है तो नहीं दें, गरीब है तो दे दें, ऐसा नहीं है। इसमें सब बराबर हैं, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, आप भी जानते हैं। महिलाओं को कितने मौके दिए जाते हैं ये भी आप जानते हैं। अगर महिलाएं नौकरी करेंगी तो उनको देख के बाकी महिलाएं भी आगे आएंगी और उसके बाद फिर नए रेगुलेशंस लागू करके रिव्यू करके इसे आगे ख़त्म भी कर दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको 50 साल के लिए 100 साल के लिए चलाया जाए, जैसे अभी SC ST और सभी रिजर्वेशन चलाए जा रहे हैं। बनाया तो इसे सिर्फ 10 साल के लिए गया था ना,
लेकिन इसे और ज़्यादा कैटेगरी में बांट के अब इतना ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि आप ख़त्म भी करने जाएंगे तो ये लंबा प्रोसेस है। अच्छा, आरक्षण के अलावा आपकी पार्टी के क्या खास मुद्दे हैं? प्राइमरी एजुकेशन जो हमारे समाज की है, हमारी जो सरकार ने स्टार्ट किया है, वो सबसे ख़राब है। प्राइमरी एजुकेशन जो 1 से 5वीं तक की जो हमारी प्राइमरी स्कूल की शिक्षा है, वो सबसे ज़्यादा ख़राब है। आप मुझे बताइए, हर जगह प्राइमरी स्कूल है कि नहीं? लेकिन कोई भी IAS PCS या कोई भी A ग्रेड का अधिकारी या B ग्रेड का अधिकारी या सरकारी टीचर उस स्कूल का अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाता है। आपने देखा किसी ऐसे इंसान को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हुए? प्राइमरी स्कूल में पढ़ना सिर्फ एक मजबूरी है, क्योंकि वो आर्थिक रूप पे इतना सही है नहीं कि वो कॉन्वेंट स्कूल में या बड़े स्कूलों में जा सके। आप अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे आप। अब लोग कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, जबकि अच्छी सैलरी टीचर वहाँ के पाते हैं, और वो ना पढ़ाएं तो सरकार की गलती है। ना पढ़ाएं तो ये टीचर की ही गलती है, क्योंकि सरकार की गलती है, क्योंकि उन्होंने टीचरों की ऐसी भर्ती कर रखी है। आपने ऐसी टीचरों की भर्ती की क्यों है जिनको कुछ आता नहीं है? उस पर निगरानी चाहिए। बिल्कुल निगरानी चाहिए। सरकार के पास एक ऐसी एक ऐसी प्रोग्राम होनी चाहिए जिस पे वो डायरेक्टली टीचर्स पे निगरानी रख सकें। सब कुछ आज ऑनलाइन है, हर चीज़ें ऑनलाइन है, तो आप ऐसा सिस्टम जनरेट करिए जिससे कि टीचर्स पे निगरानी हो। कॉन्वेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी सरकारी स्कूल के टीचर के मुकाबले आधी भी नहीं होती है। उसके बाद भी वो 8-8, 9-9 घंटे बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। प्राइमरी स्कूल के टीचर की सैलरी 50-60 हज़ार रुपये से ज़्यादा ही होती है, और वो कुछ नहीं पढ़ाते स्कूल में। आप चले जाइए, किसी भी प्राइमरी स्कूल आप चले जाइए, जाके देखिए वहाँ पे क्या कंडीशन है। कुछ प्राइमरी स्कूल तो वहाँ के टीचर इतना बढ़िया बना दिए हैं कि वो सरकार जो प्राइवेट स्कूल है वो फेल हैं उसके आगे। हमने ऐसा कई जगह देखा है। देखिए, 2-4 स्कूल अच्छे हुए इसका ये मतलब नहीं देश अच्छा हो गया हमारा। अभी भी इतने सारे प्राइमरी स्कूल घटिया हैं कि तो उनको ज़रूरत है कि वो आगे आके बताएं, एग्जाम्पल सेट करें कि भैया आप भी अपने स्कूल को ऐसा ही बनाइए। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। मेजॉरिटी जो अभी भी प्राइमरी स्कूल्स की है वो ख़राब ही है, हालत ख़राब है सबकी। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।